हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी 5 जून को एग्ज़ाम है और 5 जून की इस एग्ज़ाम में पिछले 2-3 साल के अगर पेपर को देखें हम 2019, 2020 और 2021 में, तो इसमें जीएस की एक कट ऑफ कम रही है। उसका एक कारण कहीं ना कहीं ये रहा है कि लोग सीसेट में बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। तो सीसेट में लोग आखिरकार क्यों फेल हो रहे हैं, क्या इसका रीज़न है, वो तो आपको पता ही है। पहला रीज़न है कि इग्नोर। सबसे बड़ी बात है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत मैथ अच्छी होती है थोड़ा हल्के में लेते हैं, फिर वहाँ जा कर के क्या है कि उनसे गलती हो जाती है, वो बाहर हो जाती है। सेकेंड रीज़न जो इसका है वो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, जिस पे लोग डिपेंड रहते थे। थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को उन्होंने थोड़ा टर्मिनोलॉजी उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेट बना दी, और वो कॉम्प्लिकेट ना उसी जगह लगती है एग्जाम हॉल में, यहाँ नहीं लगती, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी इसमें कई बार फेल होने का मतलब हमें आपको सुनहरा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर मिल जाता है। तो ये बड़ी एक चिंता की बात है। तो अब हमें जो लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए, सीसेट को पेपर को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये तो आपको पता है कि सीसेट के पेपर में टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग पैसेज भी काफ़ी बड़े होते हैं। इसके अलावा मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी आपको टाइमिंग ले लेते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। तो इसके लिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैंने अगर किसी एक टाइप का आपको क्वेश्चन करा दिया, टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन करा दिया, उसका सारा ट्रेंड फॉर्मूला आप समझ गए, तो उसके उसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन और करो, ताकि आप उसके रूटीन में आ जाए। तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली मैथ रीजनिंग के निकालो, 10 से 12 क्वेश्चन डेली पैसेज के निकालो। आप किसी भी स्थिति में कोई भी पेपर में नहीं रखोगे। और ये चीज़ें क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, पैसेज है। ये पैसेज क्या है, 10वीं 12वीं में पढ़ते थे हम, भाई इसमें से आंसर निकाल के ये आंसर देना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि कोई बाहर से हमको ज्ञान चाहिए इसमें, ठीक है। वट आपको स्मार्टनेस चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, ये चीज़ तो आप में होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ जानेंगे कि किस तरीके से सीसेट के जो पेपर है उसमें किस तरीके से हमें अटेंड करना चाहिए, किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूँगा कि सबसे पहले यदि किसी बंदे का अगर ये परिच्छेद वाला पार्ट उसका मजबूत है और कॉन्फिडेंट है, तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इसमें अटेंड कर ले। अगर कॉन्फिडेंट है, अगर उसको लगता है कि मैं इसमें अच्छे अटेंड कर सकता हूँ, तो पहले जा करके इसको अटेंड कर ले। दूसरा, उसके बाद वो मैथ या रीजनिंग के सवाल करें, और मैथ और रीजनिंग की वो सवाल जो पहले वो बहुत जल्दी कर सकता है उनको करें, जिनमें उसको सही करने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी बात, कुछ कैंडिडेट जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होती है उनको कोशिश करना चाहिए कि उनको मैथ रीजनिंग ही पहले अटेंड करनी चाहिए। और यदि मैथ रीजनिंग के अगर मान लो उनसे 40 क्वेश्चन कर भी दिए, तो पॉसिबिलिटी है कि उनका 100% पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों का आंसर निकालने के बाद आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। जबकि पैसेज में कई बार क्या होता है कि हम समझ उसका अर्थ गलत लेते हैं और यूपीएससी उसका अलग आंसर निकाल देती है, तो फिर उसमें हमारी गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर मैं संक्षिप्त में ये बात बोलूँ तो कुल मिला के ये है कि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। ये तैयारी तो हमें दोनों की करके जानी चाहिए, क्योंकि कई बार मान लेते हैं मैथ के सवाल बड़े कॉम्प्लिकेट आ जाए, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को वहाँ बचाने के लिए आपके पास कोई विकल्प तो होना चाहिए। तो उस टाइम आपके लिए ये पैसेज भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरा, वो कैंडिडेट जो पैसेजों पर डिपेंड होकर जाते हैं उनको तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए कि अभी पिछले 2-3 साल के अगर हम यूपीएससी के ट्रेंड को देखें तो पैसेज पर डिपेंडेंसी रख के पास होने की संभावना कमी हो गई है। इसलिए मैथ और रीजनिंग को ज़रूर सीखना। अब हो सकता है कि मैथ आपने आज तक नहीं पढ़ी हो, रीजनिंग भी आज तक नहीं पढ़ी हो, लेकिन एटलीस्ट जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप जानते होंगे। तो बस इतना जानते हैं, तो अब जो आपको पेपर के साथ जो चीज़ें करवाई जाएगी उनको आपको सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और उसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आपको और करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें मैंने 2020 का पेपर आपको करवा दिया, तो 2019 का 18 का पेपर उसी आधार पर आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सारे पेपर में सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन हाँ, यदि उनमें से आप प्रैक्टिस करते टाइम अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता, तो उसका स्क्रीनशॉट भेज करके आप उसका सोल्यूशन हम उसको बता देंगे कौन सा डाउट है। तो जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे। तो इसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम पैसेज को सॉल्व करते हैं, और पैसेज में कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको ज़रूर फोकस करना है, जिसमें इसमें दी गई है पूर्व धारणाएं, और फिर पूछा है कि कौन सी वैध है, ठीक है ना। इनका मतलब मैं समझाऊँ क्या होता है। दूसरी बात, तर्क संगत व्यावहारिक निहितार्थ, ये पूछा गया।
तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है कि पूर्व धारणा क्या है, ये प्री प्रेजेम्पशन होते हैं कि हम पहले ये मान के चल रहे थे और इस पैसेज के अकॉर्डिंग अब कौन सा उनमें से सही है। ठीक है ना, हम पहले ये मान के चल रहे थे लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंग उनमें से कौन सा सही है, वो तो हो जाएंगी आपकी वैध धारणा। समझे, अगर जब भी आपसे पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ध्यान रखना कि हम जो धारणाएं मान के चल रहे थे, हम जो धारणाएं मान के चल रहे थे वो धारणाएं इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, इस पैसेज के अकॉर्डिंग सही है तो उनको वैध माना जाएगा और सही नहीं है तो उनको वैध नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। सेकंड चीज़, जिस चीज़ का उल्लेख सामान्यतः पैसेज में नहीं हो उसको आंसर में भी नहीं माना जाना चाहिए, सामान्यतः। ठीक है ना, ये होता है पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन का थीम कि क्या, कि जो चीज़ हम पहले मान के चल रहे थे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मान के चला, ये जो पैराग्राफ राइटर है वो ये मान के चला, तो अब आपको इसमें से देखना है कि इनमें से कौन सी वैध है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो जो सही है उसको सही मान लेंगे, बाकी को हटा देंगे। ये इसमें पूरा खेल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के आधार पर इसको पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा ने पूछा है कि सबसे प्रैक्टिकल निहितार्थ, निहितार्थ मतलब सॉल्यूशन टाइप में, कि जो ये समस्या, ध्यान रखना, ऐसे स्थिति में हमेशा आपको एक समस्या दी जाएगी, नॉर्मली आपको समस्या दी जाएगी, उसका समाधान एक तरह से आपको बताना होता है। ठीक है ना, तो इसमें से बोला है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या प्रैक्टिकल इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा बहुत आंसर आपका पैसेज से बाहर भी जा सकता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत जा सकता है लेकिन कहीं ना कहीं पैसेज के साथ ही घूमता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको समस्या मिलेगी, पैसेज में सामान्यतः आपको कोई समस्या मिलेगी, उसके बाद आपको इसका निहितार्थ मतलब उसका व्यावहारिक उसका समाधान बताना है। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक होता है संदेश, कि ये जो चीज़ें दी गई है मान लो इस परिच्छेद में, इसके बाद हमें सबसे बेस्ट संदेश क्या लगता है, कि सबसे बेस्ट बात हमें क्या लगती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको इसमें छिपी हुई होगी, उस पर ध्यान रखना है कि सबसे लॉजिकल एक क्या मैसेज देता है, सबसे लॉजिकल आपकी क्या बात निकलती है, उस पर ध्यान रखना है। ये हुआ। इसके अलावा आपसे ये वैध धारणा के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है ना, और वैध धारणा क्योंकि ये एक और निष्कर्ष, सबसे बेस्ट कंक्लूजन आपको निकालना है। तो 4 तरह के सवाल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको पूर्व धारणाओं के, ठीक है ना, तो इसमें आपको पैसेज पढ़ के देखना है कि कौन सी धारणा सही है कौन सी गलत है। जो सही है उसको क्या बोलेंगे, हम वैध बोलेंगे। तो ये ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है, आप जो देखेगी उस पैसेज में देख लेना और प्रैक्टिस करना। हो सकता है कई बार आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाए, जैसे अब मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है मेरे कई क्वेश्चन इसमें गलत भी निकल जाए, बट फॉर्मूला वही अपनाना है आपको, उसको सुधारना है किस तरीके से गलती हुई है। इसके अलावा एक बेस्ट कंक्लूजन निकालना है जो पूरी इसकी चीज़ है, और एक कोई पैसेज पढ़ के क्या मैसेज देना चाहता है वो देखना है, और एक निहितार्थ यानी कि कोई समस्या क्या थी उसका क्या समाधान है। इसी टाइप के सवाल आपको नॉर्मली 4 से 5 टाइप के सवाल है वो आपको पूरे पैसेज में मिलेंगे। तो इसी के आधार पर अब हम क्वेश्चनों पे जाते हैं। ये तो हमारी बात बोल गई, अब हम इसको देखते हैं कि कितना सही है। तो एक तो ध्यान रखना, बहुत आसान से इसको पढ़ना है पहली बार, और जो कीवर्ड है उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात बोल रहा है कि निजी निवेश सामान्यतः चपल, चपल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। अब आपको कोई शब्द हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में चला जाना। फ्लेक्सिबल का मतलब अस्थिर रहता है, निजी निवेश सामान्यतः अस्थिर रहता है, क्योंकि जहाँ उसको प्रॉफिट दिखता है वहीं चला जाता है। ठीक है ना, और विदेशी निजी निवेश तो और ज़्यादा अस्थिर रहता है, क्योंकि विदेशी जो एक तो हमारा घरेलू निवेश निजी निवेश है तो घरेलू मार्केट पे डिपेंड करेगा, लेकिन विदेशी जो निवेश है तो विदेशी मार्केट पे निवेश करेगा, डिपेंड करेगा, तो वो आसानी से फ्लो होकर के बाहर चला जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा हमें अस्थिरता रहती है। तो क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर के 2 चीज़ आपको ये दिखा रही है कि निजी निवेश कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उसकी भूमिका को थोड़ा बहुत इसने, या विशेषकर हम बात करें विदेशी निवेश को थोड़ी बहुत भूमिका इसने नेगेटिव दिखाना चाहिए, कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसने आगे भी बोला है कि इसीलिए रोजगार देने का दायित्व हम एफडीआई पे नहीं छोड़ सकते। ये कारण है क्योंकि ये अस्थिर होता है, चला जाता है, इसलिए अब आप बोलो कि रोजगार जनरेट करें तो एफडीआई से वो पॉसिबल नहीं है। एफडीआई सभी समय और सभी सेक्टर और क्षेत्रों में फ्लेक्सिबल होता है, ध्यान रखना, एफडीआई हर जगह फ्लेक्सिबल होता है, वो जल्दी से निकल के चला जाता है, वो अस्थायी होता है। जो उसके अधिकतम प्रतिफल, ऑब्वियसली एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा अपने आउटपुट पे फोकस करता है, जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहीं चला जाएगा।
और इसीलिए अस्थिर रोजगार और क्षेत्रीय असमानताएं इसके दुष्परिणाम हैं। अर्थात ये एफडीआई के नेगेटिव पॉइंट को दिखा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समझ गए? इतनी थीम तो समझ गए होंगे इसके पढ़ने का। विदेशी निवेश का एक ये बोल रहा है कि विदेशी निवेश का ज़्यादातर इसने नेगेटिव बताया अभी तक तो नेगेटिव बताया, लेकिन बोला है कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, पॉसिबल है, जरूर नहीं कि होगा। वो क्या है कि नई टेक्नोलॉजी का आना उसका हो सकता है, परंतु साथ में इसने उसका नेगेटिव पॉइंट दे दिया कि जरूरी नहीं कि वो नई टेक्नोलॉजी जो आए वो भारत के जो भौतिक साधन है या मानव पूंजी है उसके लिए योग्य हो। अर्थात कुल मिलाकर के इसकी थीम ये है कि इसने एफडीआई को नेगेटिव माना है। ये आप समझ गए होंगे और इसी के आधार पर अब आपको चल रहा है। तो पहला क्या बोला है कि दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। बिल्कुल बात अब बोल रहा है कि पूर्व धारणा मानी थी, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें देखनी है कि सही है या नहीं है। तो ये बात सही है कि विदेशी निवेश से हम हमारा आर्थिक विकास नहीं कर सकते लंबे टाइम तक। ये इस पैसेज ने बात बोली है। तो इस धारणा को हम सही मानेंगे या गलत? तो ऑब्वियसली इसको हम क्या मानेंगे? वैध धारणा है। ये क्या है? एक वैध धारणा है। तो अर्थात ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निवेश में चपलता को कम कर सके। देखो अभी ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि विदेशी निजी निवेश की नेगेटिव को बताया, उसके समाधान पे फोकस नहीं किया, ध्यान रखना। और इसीलिए हम इस पॉइंट को इग्नोर में रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसने विदेशी निवेश के नकारात्मक पॉइंटों पर फोकस किया है। विदेशी निवेश की नकारात्मक पॉइंटों को किस तरीके से कम करना है इसके बारे में इसने नहीं बताया। तो जो चीज़ इसने नहीं बताई उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो इसको हम इस पूर्व धारणा को इस पैसेज के अकॉर्डिंग हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें इसके बारे में बात नहीं की गई। दूसरा, घरेलू निजी निवेश को सशक्त करने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, आप देखो, आप समझोगे। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना है। इसने बोला घरेलू निजी निवेश को सशक्त करने की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि इसने फॉरेन एफडीआई का पूरी तरह नकारात्मक कर दिया। तो दूसरी बात, कहीं ना कहीं इसका छुपा हुआ अर्थ एक ये सही है कि हमें एफडीआई की बजाय हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो ये पूर्व धारणा मानी थी। इस पैसेज में नकारात्मक परिणामों को देखते हुए हम मान सकते हैं कि ये धारणा सही हो सकती है कि भाई जब विदेशी निवेश हमारे लिए काम नहीं करेगा तो घरेलू निवेश ही हमारे लिए काम कर सकता है। तो इसलिए इस स्टेट को मानेंगे हम करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। निजी निवेश की अपेक्षा देखो, सार्वजनिक निवेश स्टेट टर्म यहाँ आया नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। दूसरा, शिक्षा स्वास्थ्य टर्म यहाँ आया नहीं, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जो टर्म यहाँ ज़्यादातर घूमता नहीं है सामान्य, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। और इस आधार पर इसका आंसर पहला और तीसरा सही होना चाहिए। अब ऑप्शन पे जाते हैं, पहला तीसरा का है। तो देखो पहला और तीसरा की अगर बात करें तो पहला और तीसरा कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया है, यूपीएससी ने गलत माना था। इसमें जो डी ऑप्शन है 1 और 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ध्यान रखना इसमें पहला एकदम करेक्ट है ना। पहला मैंने 100% करेक्ट है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से बोला है कि विदेशी निवेश पर फोकस नहीं करना चाहिए। और इस आधार पर इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए, आंसर डी। तो इस तरीके से इसके आंसर होंगे, देख लेते हैं इसमें क्या। अच्छा डी है, तो ठीक है। इस तरीके से इसके क्या होंगे आंसर होंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये मत सोचना कि क्या माना है, लेकिन अब देखो स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है, पूरी तरह इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें सब उदाहरण रखे हुए, मैंने भी यहीं से समझाया, तो आप भी ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि क्या समझ में आया कि जो चीज़ हमने पहले सोच रखी थी इस पैसेज के बाद हमारे लिए उनमें से कई गलत साबित हो गई, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमें पैसेज से ज़्यादा बाहर जाना नहीं है। हाँ, उसके कुछ मर्म निकाल सकते हैं, लेकिन पैसेज में जो चीज़ घूमी नहीं है उससे बाहर नहीं जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगला पैसेज में पढ़ता हूँ, ठीक है ना। मैं समझ के पढ़ रहा हूँ, आप इसको जल्दीबाजी पढ़ोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन समझ के पढ़ना है। इसकी पूरी थर्म, अगर इसकी थीम समझ गए ना, इसके बाद आप किसी प्रकार के आंसर को दे सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर मान लो आप में किसी में से डाउट भी है तो एलिमिनेशन ऑप्शन पे चला जाना। जैसे ये चौथा और पांचवा तो आपको 100% है, कहीं टर्म का घूमा नहीं है। जैसे चौथा और पांचवा तो हमेशा गलत होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपका आंसर ही अपने आप डी हो गया। तो एलिमिनेशन पॉइंट पे भी आपको काम करना है। इसके बाद अगले पे जाते हैं। प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों में आपको पता है कि मानसून बहुत तेज गति से आता है, बरसात होती है, और स्थानिक वितरण में भी कई बार अवसरों को खोया जा चुका है। यानी कि ऑब्वियसली ये अवसर, स्थानिक वितरण ये कहीं अच्छा होता है, कहीं बुरा होता है। तो अर्थात कई अवसर चले गए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ लिए है कि मानसून की वजह से कुछ नकारात्मक आम पड़ रहे हैं। कुछ महीनों में अधिकांश वृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा छाया होती, मतलब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जल उपलब्ध हो जाता है। जलाशयों के वर्षा के जल के संचलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाद के वर्ष में उसका यूज हम कर सकते हैं। इसलिए
उसका मतलब बाद वर्षा का जल है उसको संचयन कर सकते हैं और बाद के वर्षों भर उसका उपयोग हेतु उसको छोड़ना है। एक ऐसी अनिवार्यता है कि जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकती। ये बात सही है कि हमें जल का स्टोर करना हमारे लिए एक ऐसी मानसून की वजह से हमारे लिए बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि यदि हम जल को स्टोर नहीं करेंगे तो अगले 8 महीनों में हम क्या यूज करेंगे। तो जल को स्टोर करना हमारी एक अर्थात जल के बारे में जरूर है, जल के प्रबंधन पे फोकस करेगा। ये जो समस्या है इसका समाधान जल प्रबंधन होगा। तो देखते हैं भारत उसको अनवर जलवायु परिवर्तन मौसम स्थितियों में सदा प्रभावित करता है। ये बात सही है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से जल की अल्पता या इसकी अधिकता यानी कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो अब आप ध्यान सकते हैं कि समस्या का समाधान क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ वाटर, जल का प्रबंधन करना है। अब वो उसी को आपको समाधान में देखना है। और दूसरी ओर उसने बोला है कि जहाँ लाखों लोग सूखे और बाढ़ की वजह से पीड़ित हो जाते हैं, तो लाखों लोग कहीं सूखा है कहीं बाढ़ है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। तो इसलिए वही देश कई नदियाँ तो ऐसी हैं जिनमें जल नहीं बहता और कई ऐसी है जिनमें बहुत ज़्यादा जल बह करके समुद्र में चली जाती है। तो अर्थात नदियों को भी इसमें लिया गया है। तो एक समाधान तो इसने बोला है नदियों को लेकर के, ठीक है ना, और एक समाधान बोला है कहीं ना कहीं जल की स्टोरेज को रोक करके। इसने खुद ने ही बोला है। तो इसी पे हमें फोकस करना है ज़्यादा और इससे बाहर नहीं जाना है। तो अब देखें कि उपर्युक्त में से तर्क संगत निहितार्थ मतलब ये समस्या देखिए आपको पूरी जल की, तो इसका समाधान देखना है इसमें। तो अब देखते हैं कौन कौन सा समाधान स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, नदियों में अंतर संबंध यानी कि ये रिवर लिंकिंग, इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो इसको रिवर लिंकिंग किया जाना चाहिए। तो ये एक समाधान हो सकता है क्योंकि कई नदियाँ ऐसी जो सूखी रहती है, कई नदियाँ ऐसी जिसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो एक समाधान तो ये हो सकता है फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, जल के यथोचित वितरण के लिए यानी जल का उचित वितरण के लिए हमें बांधों और नहरों के नेटवर्क का निर्माण करने, ये भी एक प्रबंधन हो सकता है क्योंकि वाटर मैनेजमेंट की बात करें। दूसरा, कृषकों की बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण, ये बात कहीं लिखी नहीं है और ये बात नहीं है कि हम किसानों को ऋण दे देंगे तो जल प्रबंधन हो जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं, इसलिए इसको सही नहीं मानेंगे। दूसरी बात, कृषि में जल के प्रयोग की कानून रूप से नियंत्रित करना, यानी कि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जल को कानून रूप से हमें लीगल बाउंडिंग करनी चाहिए, तो ये भी गलत है। और केंद्र सरकार जल का नियंत्रण करे, नदियों का नियंत्रण करे, ये भी बात कहीं नहीं लिखी हुई है। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। 1 और 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, सही है, ठीक है। तो मैंने 2 पैसेज आपको सॉल्व करवाए। मैं क्या 4 टाइप के 4 पैसेज सॉल्व करवाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि आपको पूरे पैसेज सॉल्व करवाने के लिए बैठा, नहीं हो पाएंगे, वो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो सॉल्यूशन करवाने में कम से कम 3 से 4 घंटे की वीडियो चली जाएगी। तो मैं आपको हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन उसको बता दिया। तो पूर्व धारणाओं के जो 2 क्वेश्चन है ये आपको मैंने करवा दिए, एक पूर्व धारणा का और एक बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको इसमें दिया गया है उसका करवाया है। तो आपको ये चीज़ें फॉलोअप करनी है। चलो एक क्वेश्चन और पूर्व धारणा के कर लेते हैं ताकि आपके मन में से डर है वो हट जाए। एक और कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ, तीसरा नंबर का जो पैसेज क्या कह रहा है उसको देखते हैं। वही पूर्व धारणा है, मतलब सोच रहा हूँ मैं इसके बाद इनमें से पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी सही होती है उसको सही ठहराने। तो पहला, जब शिक्षा से मिलने वाला लाभ, यानी कि बोल रहा है शिक्षा से मिलने वाला लाभ का उपयोग करने की अर्थ, यानी कहना क्या है कि शिक्षा को प्रॉफिटेबल बना दिया जाए, यानी कि शिक्षा में से लाभ जनरेट करना अगर लोगों की क्या हो जाए, रुचि हो जाए, मतलब स्वतंत्रता हो जाए कि शिक्षा पर कोई भी लाभ प्राप्त कर सकता है, शिक्षा में निवेश, तो ऑब्वियसली लोग शिक्षा में ज़्यादा निवेश करेंगे। ये बात सही है। इसका कारण, प्रत्यक्ष कारण ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता जैसे होगी तो लोग शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बढ़ाना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बढ़ाने चाहेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निवेश करेंगे। तो ये कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता शब्द फोकस करना है और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब एक शिक्षा में उनको निवेश करने पर प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये बात हो रहा है। दूसरी बात, निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त आय बढ़ी हुई है तो आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है। ये बात सही है कि अगर शिक्षा में टैक्स कम ले रहे हो और शिक्षा से निवेश से जो रेवेन्यू मिल रहा है और अगर वो रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा तो हर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में निवेश करेगा, ये बात बोल रहा है। तो शिक्षा में निवेश करने लगेगा। दूसरी ओर, जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर ऊंची दरों पर कर लगाने का निर्णय लेती है तो स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं बनती। ये बात सही है। यदि शिक्षा में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और शिक्षा में काम करने से उसकी इनकम होती है और उस इनकम पर उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है तो कई बार लोग उस शिक्षा में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इससे अच्छा वो अदर बिजनेस कर लेंगे। तो शिक्षा, यहाँ 2 चीज़ फोकस है, शिक्षा में निवेश और अगर शिक्षा में निवेश है बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब आर्थिक स्वतंत्रता होगी। तो आर्थिक स्वतंत्रता होगी तभी जाकर के उसमें निवेश बढ़ेगा। तो पहली बात ही बोलिए, ठीक है ना। तो
आर्थिक स्वतंत्रता से निवेश बढ़ सकता है, ये बात इसने बोली, ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं कि निवेश से आर्थिक स्वतंत्रता बढ़े, ये फोकस है ना। उसने बोला आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो निवेश बढ़ेगा। अगला पॉइंट जाते हैं, प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर भी लागू होता है जो ये निर्णय लेना चाहते हैं कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं। और ये इंसेंटिव जो देते हैं हम शिक्षा में उनको आर्थिक स्वतंत्रता, ये उन अभिभावकों पर लागू, पेरेंट्स पे भी लागू होता है जो चाहते हैं कि उनके बच्चों पर निवेश करें। तो इसमें दो चीज़ों पर फोकस किया गया, पहला शिक्षा में निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता। और ये बात बोली गई है कि अगर आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो शिक्षा में निवेश बढ़ेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, किसी देश में निम्न कर निरपराध रूप से शिक्षा में अधिक निवेश को परिणत करता है। तो अब इसने एक बोली है निम्न कर आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध है, तो ये बात सही है, क्योंकि निम्न कर, ये बात बोली है कि निम्न कर होगा तो शिक्षा में निवेश बढ़ेगा क्योंकि लोग अच्छी आय करेंगे। तो ये तो बात एकदम से सही है, ठीक है ना, क्योंकि निम्न कर है शिक्षा में, यदि निम्न कर है तो निम्न कर का दूसरा अर्थ होता है आर्थिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है ना। दूसरा, बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सूचित करता है, स्टेटमेंट उल्टा दे दिया। आर्थिक स्वतंत्रता से निवेश बढ़ सकता है लेकिन निवेश से आर्थिक स्वतंत्रता बढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि बच्चे की शिक्षा में अगर कोई हम निवेश करेंगे तो उससे आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, ऐसा स्टेटमेंट इसने नहीं बोला है। इसने बोला है कि आर्थिक स्वतंत्रता से निवेश बढ़ेगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें हम आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़े और मान लें इन्वेस्टमेंट बढ़े, ज़रूरी नहीं कि उससे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़े, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य प्रॉफिट भी करना तो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। आंसर ये सही है, ए, क्योंकि ध्यान रखना आर्थिक स्वतंत्रता से ये अगर ये बोलता है आर्थिक स्वतंत्रता से निवेश बढ़ता है तो निवेश तो बढ़ता है, लेकिन उसका आउटपुट के बारे में इसने कहीं बात बोली नहीं कि आउटपुट भी अच्छा निकले, तो इसलिए हम उसको मानेंगे नहीं, ठीक है ना। जो चीज़ इसने नहीं बोली उसको हम क्यों माने वाला, ह्यूमन कैपिटल के बारे में इसने कहीं बात करी नहीं तो हम इसको मानेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, इसलिए आंसर हो गया। इसके बाद चलो एक और करवा देते हैं, बेस्ट कंक्लूजन बता देते हैं आपको, ठीक है, बेस्ट कंक्लूजन वाला भी बता देते हैं, तब उसके बाद हम मैथ के सवाल करेंगे, फिर आप ये करते रहना। तो बेस्ट कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं पहले, कि जब तक वित्तीय तंत्र स्थापित न हो जाए यानी फाइनेंशियल कोई सिस्टम डेवलप ना हो जाए तब तक हमारे शहर निश्चित रूप से हमारे जल की आपूर्ति या धारणीय विकास यानी धारणीय विकास नहीं कर पाएंगे। यानी कि शहरों का धारणीय विकास करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, फाइनेंस ज़रूरी है, ये बात बोली है। और जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों से जल संचित करने और उसे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए, उपभोक्ता तक उसको पहुंचाने के लिए भी निवेश की जरूरत पड़ती है। अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए जल जरूरी है। और अर्बन डेवलप कौन सा, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इसमें जल को फोकस किया गया। उसके अलावा और जल की, क्योंकि जल की बात बोली गई, इन चीज़ों को हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। इन संयंत्रों को लगाना है तो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यदि हमारे शहर, ध्यान रखना, यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते कि वो पूरी लागत को खुद अकेला उठा लेते तो निःशुल्क रूप से वो सारी सेवाएं प्रोवाइड करवा देते, परंतु उसने बोला ऐसा नहीं है। लास्ट में एक छोटी सी बात छुपा दी, अर्थात हमारे शहर है वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, और इसीलिए हम इसके आंसर को अब देखते हैं कि सबसे बेस्ट कंक्लूजन क्या निकलता है। मेरे मन में सबसे बेस्ट कंक्लूजन ये है कि शहरों को यदि डेवलप करना है तो अभी ये बात स्थिति है कि शहर अपने आप में सक्षम नहीं है, ये बात तो एक कंक्लूजन लेकर रही है। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि शहरों को यदि डेवलप करना है तो उनको अपनी फाइनेंसिंग सिस्टम को बढ़ाना होगा। तो अब आंसर पे जाते हैं। पहला, शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए, ये तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई उपभोक्ता शुल्क हो जाएगा तो फिर शहर बचेगा क्या, क्योंकि इसने बोला है निःशुल्क, तो उपभोक्ता शुल्क की बात होगी नहीं, तो स्टेटमेंट पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहर की जल की आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है, ये बात तो बोला है इसने कि अभी दक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट रूप से बात बोली है, तो ये सही होने की संभावना है। लेकिन अभी आगे स्टेटमेंट और देखते हैं, कोई और स्टेटमेंट तो नहीं है। दूसरा, हमारे शहर में जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या, ये तो गलत है, क्योंकि उसने बोला है समाधान तो हम कर सकते हैं, ऐसा मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये समाधान नहीं हो सकता, उसने बोला है समाधान तो होगा, तो स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। दूसरा, हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से बहुत आवश्यक है कि शहरों की जनसंख्या एक अधिकतम आकार के, ये जनसंख्या के बारे में इसने कहीं बात ही नहीं करी, तो ये भी गलत हो गया। इस आधार पर भी स्टेटमेंट इज करेक्ट। बस इसमें कहाँ ज़्यादा चीज़ निकालनी, जो पैसेज ने बोला उसी के आधार पर हमें आंसर पे पहुँचना है।
और यदि आप प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कई बार गलत होंगे, लेकिन जैसे जैसे बार बार आप प्रैक्टिस करोगे आप उसके समझने लग जाएंगे। तो इस तरीके से पैसेज वाले क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब आते हैं मैथ वाले क्वेश्चनों पे। देखो यूपीएससी के सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है इसको देख लो पहले। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा कि आपको दो ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे, S1 S2, और एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या इनमें से अकेला स्टेटमेंट 1 बहुत है या अकेला स्टेटमेंट B बहुत है, या दोनों मिलके आंसर दे रहे हैं या दोनों आंसर नहीं दे सकते। मतलब क्वेश्चन तो आपसे बहुत इजी पूछा जाएगा, बस आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या इसमें से एक स्टेटमेंट चाहिए, क्या स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट चाहिए, क्या दोनों आंसर दे सकते हैं, क्या दोनों आंसर नहीं दे सकते। इसी आधार पर आपको चूज करना है। जैसे अगर अकेला स्टेटमेंट फर्स्ट आंसर दे सकता है तो ए आंसर होगा। अकेला स्टेटमेंट अगर हम बात करें, अगर स्टेटमेंट 2 दे सकता है तो S1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इसको चुनेंगे। S1 S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इसको चुनेंगे। S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, S1 S2, ये इन्होंने गलत लिख दिया, इसको सही कर देता हूँ मैं, यह गलत है। S2 उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है और S1 S2 उत्तर देने के लिए अकेला तैयार नहीं है। 4 कंडीशन बनेगी। कंडीशन फर्स्ट, क्या S1 उत्तर देने के लिए तैयार है। कंडीशन नंबर सेकंड, क्या S2 अकेला उत्तर देने के लिए तैयार है। कंडीशन नंबर 3, क्या S1 और S2 दोनों मिलकर उत्तर देने को तैयार है। और कंडीशन नंबर 4, S1 और S2 दोनों उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके होगा, इसने गलत लिख दिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही कर दो, ठीक है ना। तो ज़रूर नहीं कि यूपीएससी की प्रिंटिंग में गलती नहीं होती, बहुत गलती होती है, ठीक है ना। ये तो इसमें इसको लिख दो कि S2, इसको हटा दो, S2 अकेला उत्तर देने को तैयार है, उत्तर दे सकता है। और इसमें दोनों एक साथ उत्तर दे सकते हैं और इसमें दोनों एक साथ उत्तर नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो 4 कंडीशन इस तरीके से आपको मिलेगी। पहला, अकेला स्टेटमेंट 1 से ये इस क्वेश्चन का आंसर लग जाए, अकेला स्टेटमेंट 2 से इस क्वेश्चन का आंसर लग जाए, या दोनों साथ मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, या दोनों साथ मिल जाए तो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। यानी कि इस आंसर तक पहुँचने के लिए ये जो डाटा दिया गया है ये पूरा है या नहीं है, इतना इससे क्वेश्चन होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको 4 से 5 मिलेंगे, तो इनमें घबराना नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ये देखना है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्वेश्चन है और इसका आंसर देने के लिए दोनों में से किस तरीके से, क्या दोनों तैयार है, दोनों अकेला दे सकता है या दोनों ही नहीं दे सकते, तो उसको देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि PQRS में सबसे बड़ा देखना है हमें, सबसे बड़ा कौन है, PQR और S में सबसे बड़ा देखना है। अर्थात अगर ऐसे हो जाए कोई सिचुएशन तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई P सबसे बड़ा है। तो ऐसी कोई सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें P सबसे बड़ा साबित हो जाए। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, S1, कि R है वो बड़ा है किससे, P and Q से। तो इसमें अभी तक हमें कोई गारंटी नहीं मिली कि R सबसे बड़ा है। ये बात तो सही है कि R Q और P से तो बड़ा है, लेकिन S से बड़ा हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये बात तो सही है कि R है वो P और Q से बड़ा है, ठीक है ना। R है वो P और Q से बड़ा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो S से भी बड़ा हो, क्योंकि पहला स्टेट में S के बारे में कुछ लिखा नहीं, इसलिए अकेला S1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब S को देखते हैं, तो अकेला S अगर बोलता कि S सबसे बड़ा नहीं है, तो S सबसे बड़ा नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन S दूसरे नंबर पर भी हो सकता है, S तीसरे नंबर पर हो सकता है, S चौथे नंबर पर हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि S सबसे बड़ा नहीं है, S सबसे बड़ा नहीं है, ये बात तो सही है कि S है वो सबसे बड़ा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो S सबसे बड़ा नहीं है, ये बात तो हमें मन में। तो जब P से बड़ा R है, Q से बड़ा R है, तो S सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली R ही बड़ा होगा। सही बात है नहीं, डेफिनेटली R ही बड़ा होगा। तो दोनों स्टेटमेंटों को मिला करके हम आंसर पर पहुंच चुके हैं कि R बड़ा है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से तो हमें ये पता लग रहा है कि R P और Q से बड़ा है, और दूसरे स्टेटमेंट से लगा है कि हमारे पास 2 शर्त है, या तो हो सकता है कि S सबसे बड़ा होगा या R सबसे बड़ा होगा, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट ने बोल दिया कि R सबसे बड़ा नहीं है, अर्थात कौन बड़ा होगा। दूसरे स्टेटमेंट में ऐसा सोच से बोल दिया कि S सबसे बड़ा नहीं है, अर्थात R सबसे बड़ा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो मिल करके इसका आंसर पहुंच रहे हैं कि R सबसे बड़ा है, और इसलिए ऑप्शन क्या होगा कि दोनों कथन S1 और S2 एक साथ मिलकर के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अर्थात स्टेटमेंट B इसमें सही आंसर होगा।
तो इसमें बताओ कौन सी टप्पा है, आपको जस्ट देखना है कि कौन से हम आंसर दे पा रहे हैं, कौन से नहीं दे पा रहे। तो इन्होंने गलत लिखा है इसमें डी आंसर, ये डी गलत है, इसमें बी आंसर है ना, बी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना। तो बी है इसमें, इन्होंने गलत है, सॉल्यूशन भी गलत माना, यहाँ भी गलत दिया है इसने, तो बी है, क्योंकि स्टेटमेंट जो लिखा है बी में, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, टेंशन मत लेना, इसमें गलत दिया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम फिर वही, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक पेज गायब है शायद, ये 280 हो गया, तो अच्छा ये पेज है, इसको बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है, इसको बढ़ा दिया जाता है। एक मिनट, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इनसे घबराना मत, कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मतलब इतना सा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो इतना इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पहुंचना है कि आंसर कौन सा है। हाँ लेकिन थोड़ा सा थॉट करना है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसमें जैसे इस पर वही सेम सिचुएशन है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है उसको पढ़ना पहले। तो एन एक संख्या है, एन क्या है, एक संख्या है जो 10 से और 20 के बीच में, ध्यान रखना जब आपसे कोई संख्या बोल रहे हैं कि बीच में है तो उसमें 10 काउंट नहीं होगा और ना ही 20 काउंट होगा, एन के बीच में यानी 11 से लेकर के 19 तक, ठीक है ना। बीच का मतलब हमेशा ही होता है कि उनको काउंट नहीं किया था, उन दोनों संख्याओं को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। तो 10 से 20 के बीच में अर्थात 11 से लेकर के और 19 तक के बीच में प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एन है वो 11 से लेकर के 19 के बीच में एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपको फाइंड आउट करनी है कि वो प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी कि एन क्या है। और ये दो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, एक तो ये बात बोल दी कि आपको एन क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो एन अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है 11 से 19 के बीच में अभाज्य संख्या, पहली बात आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, ठीक है ना, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 11 से 19 के बीच में अगर देखें हम, 11 से लेकर 19 के बीच में देखें हम, तो देखो मतलब 10 से 20 के बीच में देखें तो 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, 4 है भाई, एक तो है नहीं 4 है। तो अर्थात हम फिक्स S1 से फिक्स नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या है, क्योंकि 4 संख्या आ गई, तो 4 संख्या आ गई तो हम डिफाइन नहीं करेंगे तो एन कौन सी है, तो इसलिए ये अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बात सही है। अब दूसरा भी देखते हैं, एन को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। तो अगर 11 से लेकर के, अगर 10 से लेकर के 20 के बीच में देखें तो ऐसी दो संख्या है जिनको 4 से भाग देने पर एक आता है। जैसे अगर 13 में मैं 4 का भाग दूंगा तो शेष पर 1 बचेगा, और 17 में मैं 4 का भाग दूंगा तो शेष पर 1 बचेगा। तो ये भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा, अकेला ना तो अकेला हो रहा ना दोनों को मिला के हो पा रहा। तो अभी तक मैं दोनों स्टेटमेंट्सों से किसी उत्तर के आंसर पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि एन क्या होगा। एन 13 भी हो सकता है, एन 17 भी हो सकता है, लेकिन वहाँ हमको एक आंसर बताना पड़ता है, और इसीलिए दोनों स्टेटमेंट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसी आधार पर हमें आंसर देना है। तो S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। देख लो, क्योंकि अगर मैं अकेला बात करूँ कि S1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये बोल रहा है कि एन अभाज्य संख्या है। अब 10 से और 20 के बीच में तो अभाज्य संख्या 4 है, 11, 13, 17, 19, तो मैं एक पे नहीं पहुंचा, अर्थात ये अकेला आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अगर मैं दूसरे से भी देखूँ, अगर मैं अकेला दूसरे को लगा के देखूँ कि एन को 4 से विभाजित करने पर 1 बचता है, तो मैं अगर 11 से 4, अगर मैं 13 को 4 से विभाजित करूँ तो भी 1 बच रहा है, 17 को विभाजित करूँ तो भी 1 बच रहा है, तो इससे भी अकेला मैं उत्तर पे नहीं पहुँच पा रहा, और मैं दोनों को मान के चलूँ तब भी उत्तर पे नहीं पहुँच पा रहा। तो अर्थात यह है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसलिए हम आंसर करेंगे डी। आंसर डी होना चाहिए, सही, करेक्ट। तो ये बताओ, इतना सा कॉमन सेंस का सवाल आपको यदि हल करना है तो कौन सी बड़ी बात करनी है इसमें, बस छोटा सा सवाल है, आपको हल ही तो करना है, बस करते रहना, क्या दिक्कत है। अब इसी प्रकार से दूसरे पे जाना, अगला क्वेश्चन और बता जाओ, एक और बता जाओ, और ये बहुत ईजी होते हैं, आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, समझो, आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 से 6 मिलेंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपके 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। बट धैर्य से करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुँचोगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके 4 से आप 10 से 20 क्वेश्चन अगर कर लोगे प्रैक्टिस के लिए तो आपको मिलेगा, और ये हर पेपर में मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है, या S1 दे दिया था, A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, वो अलग बात है, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन उसका थीम यही रहेगी, उसका तरीका यही रहेगा। अब एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं 10 नंबर का। देखो वही सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं क्या है, वे दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं पूछी, वो दो संख्याएं क्या है। अब दो संख्याएं अगर हम बोलें तो माना गया है कि
उन संख्याओं का गुणनफल S1 स्टेटमेंट, ये इसने पूछा है कि दो संख्या क्या है, हमें पता नहीं दो संख्या क्या है, दो संख्या निकालनी है। तो दो संख्या जिनका गुणनफल 21 है, तो इसमें दो संख्या बन सकती। अब इसमें हम अकेला से आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं 21 गुणा 1 करूंगा, ये भी तो दो संख्या हो गई, एक 21 हो सकती है, एक 1 हो सकती है, ठीक है। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल 21 है और एक हो सकती है, 3 × 7 भी हो सकती है, यानी कि x और y, x एक संख्या में x मान लूँ, एक y मान लूँ, तो x × y बराबर 21। तो अभी तक मैं ये डिटरमाइन नहीं कर पाया कि x कितनी है y कितनी, अकेले से, ठीक है, अकेले से नहीं कर पा रहा, ध्यान रखना। यदि उन संख्याओं का योगफल 10 है, तो ध्यान रखना आपको जब भी अकेला अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, तो डेफिनेटली आप दोनों को मिलाकर के आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है आपके पास। इसमें कंडीशन क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि अगर मैं बात करूं तो x + y बराबर कितना है 10 और x y बराबर कितना 21। तो मैं क्या करूं, अगर इसका मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, मान लें मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है ना। तो संख्या हो सकती है 7 और 3 तो हो सकती है, क्योंकि योग कितना आ रहा है 7 और 3 10 और 7 × 3 10। लेकिन ये बात आपको पता है कि और प्लस का 10 आ रहा है, तो आपको पता है कि आंसर पे तो हम पहुंच जाएंगे। एक संख्या 7 होगी, एक 3 होगी, यानी कि 10 होगी। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? आंसर दोनों को मिलाकर के तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो दो संख्या हम दोनों को मिलाकर के निकाल सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट है वो सी सही है कि दोनों मिलकर के पर्याप्त आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन और दो अननोन, तो ऑब्वियसली आंसर तो निकल ही जाएगा। और आपको आंसर खुद को तो निकालना नहीं है कौन कौन सी संख्या है, आपको पता है कि दो इक्वेशन दो अननोन, तो दोनों संख्या निकल जाएंगी, ठीक है ना। अब वो कैसे निकालनी है उसका भी एक सिस्टम होता है। देखो अब मैं इससे निकाल भी देता हूँ। मान लो दो संख्याओं का अगर मैं बात करूँ तो दो संख्याओं का योग अगर x + y बराबर कितना है 10 और x y बराबर कितना है 21, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मुझे पता है कि x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2x y। तो अब यहाँ से मैं निकाल लूँगा इसको, ठीक है ना। यहाँ से मैं अगर निकालूँ इसका, तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ, या एक तरीका तो ये भी हो सकता है, इसमें लेंथ ही पड़ेगा ये, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है। देखो एक तरीका और बताता हूँ, x × y बराबर कितना 21 और x + y बराबर कितना है 10, ठीक है ना। तो यहाँ x गुणा हो रहा है तो मैं x को रखूँगा, x को गुणा हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ये बाई ये गुणा हो रहा है तो आके भाग हो सकता है, तो ये भाग हो जाएगा। तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ 21/22 ये रख सकता हूँ। तो यहाँ जो x है इसकी जगह मैं क्या रख दूँगा 21/22, तो ये होगा 21/22 + y बराबर 10। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? तो अगर मैं y का एलसीएम ले लूँगा तो y बचेगा यहाँ, तो 21 + y² बराबर 10y, ठीक है ना। तो 21 + y² बराबर क्या हो जाएगा 9y। ये y इधर कर रहा है, ये y इधर हो जाएगा, तो y का y² हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं y को, ये कितना हो जाएगा 9 10y हो जाएगा ना, एक y इधर चल जाएगा तो 9y। ये इसको मैं दोबारा बताता हूँ खाली पेज में लेकर के, मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा। देखो आंसर तो हमें पता है कि देखो आंसर निकालने के लिए अगर कोई दो संख्या अननोन है, मतलब वन पूछ रहे हैं दो संख्या कौन सी है, तो दोनों हमारे लिए अननोन है। तो x + y बराबर 10 है और x y बराबर कितना है 21, तो इससे ये है तो डेफिनेटली है कि दोनों संख्या लिख पाएंगी। क्योंकि अगर आपको देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन नहीं करना है, यहाँ आपको ये देखना है कि आंसर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा बस। तो इस क्वेश्चन के आधार पर तो ये बात सही है कि ना तो अकेला S1 आंसर दे पाता है, नहीं अकेला S2 आंसर दे पाएगा, दोनों मिलकर आंसर दे पाएंगे। इसलिए हमारा आंसर करेक्ट होगा C। बट इसको सॉल्यूशन करना भी हमें सीखना है। इसके दो तरीके होते हैं सॉल्यूशन के, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए। मुझे वैसे पता है कि 7 और 3 है, लेकिन 7 और 3 है कैसे वो देखना है। तो देखो इसका ऐसी संख्या हो सकता है, यहाँ तो हमें पता है छोटी संख्या, इसलिए मुझे पता लगा कि 7 और 3 है। लेकिन मान लें कोई बड़ी संख्या होती तो कैसे करते हैं। तो इसके दो तरीके, पहला तरीका मैं अपना रहा हूँ कि यदि x बाई का मतलब x × y बराबर 21 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21/22। ये बात तो है नहीं है, यहाँ तक तो आप कर सकते हो ना। ये यहाँ बाई गुणा में था, इधर लाके मैंने भाग कर दिया, तो यह कर दिया। अब इस मान को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ ये रख दूंगा x/22। तो यहाँ x दिख रहा है कितना कर दूंगा 21/22 + y बराबर कितना हो गया 10। कोई नई चीज़ नहीं की मैंने। अब y मैंने एलसीएम ले लिया
तो बाई हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 21, इसके बटे 1 है, तो एलसीएम हमें ध्यान रखना ये इससे जितनी बार जाएगा उससे इसका गुणा कर देंगे, तो बाई का बाई बार जाएगा, इससे गुणा कर दूंगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाई स्क्वायर हो गया। और इधर कितना हो गया 10 बाई, इधर कितना हो गया 10 बाई, ये ठीक है। अब मैं क्या करूँ 21 गुणा बाई स्क्वायर, और ये इधर भाग था इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 10 बाई स्क्वायर, सही बात है या नहीं, इधर अगर भाग था यहाँ जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया 21 इंटू बाई स्क्वायर बराबर 10 बाई स्क्वायर, और 10 इससे भी तो अब ये क्या हो जाएगा 21, सॉरी प्लस का चिंता, ठीक है ना, तो 21 प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 10 बाई, यहाँ तक समझ गए होंगे आप, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज़ तो मैंने की नहीं, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे कि ये बाई है यहाँ प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 21 बराबर इसको ले जाऊँगा तो 9 बाई स्क्वायर, एक बाई घट जाएगा ना, ये 10 बाई स्क्वायर था, एक इधर आ गया माइनस का, क्योंकि 10 बाई स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 बाई स्क्वायर, तो ये घट गया। अब कितना बचा, अब देखो 21 है ना, ये 9 इधर गुणा हो रहा है, 9 इधर क्या होता है, ये 22 इधर 9 इधर गुणा होता है, तो इसको 9 यहाँ ला के दूंगा, ये बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या देखो इसमें मैंने क्या हुआ था, मैंने गलती कर दी इसमें कि जब ये बाई यहाँ हमारे बाई हो गया, तो ये जो बाई यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये बाई चला गया, तो बाई स्क्वायर नहीं होगा, ये बाई हो जाएगा 10 बाई, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही चला गया तो इसको यहाँ से हटा दूंगा तो 10 बाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ नीचे ये भाग में था, इधर जाके गुणा हो गया 10 बाई, तो यहाँ से हट जाएगा नहीं फिर, तो यहाँ से हटने के बाद क्या हो गया 21 प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10 बाई। अब यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है ना, ये मेरे पास सिचुएशन आ गई कि 21 प्लस बाई स्क्वायर बराबर 10 बाई, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब इसके बाद अगर मुझे बात करना है तो इसको मैं एक साइड ले लूँगा, तो बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई प्लस 21 बराबर 0, ठीक है ना, तो ये इस सिचुएशन में आई है। अब इसमें क्या है कि कोई संख्या अगर यदि आप गुणा करें, कोई दो संख्या जिनको गुणा करें तो 21 आए और जोड़े तो 10 आए, तो ऐसी संख्या क्या होती है 7 और 3, तो मैं क्या करूँगा इसको दो भाग में तोड़ दूंगा, एक होगा किसमें, ये तो हो गया बाई स्क्वायर माइनस इसको कर लिख दूंगा 7 बाई और 7 बाई एक तो और प्लस 3 बाई प्लस 21 है ना, इसको मैंने करके क्या कर दिया दो खंडों में तोड़ दिया, 7 बाई है ना और 3 बाई प्लस 21, ये डिटेल से सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसको इतना कर दिया, कुछ नहीं मैंने इसको तोड़ा है, इसको कितने में तोड़ा है 10 को माइनस 7 बाई माइनस 3 बाई, दोनों कितना होता है 10 बाई होता है, कोई अलग से किया नहीं मैंने। तो अब इसमें क्या करूँगा, इधर मैं बाई कॉमन ले लूँगा, बराबर 0 चाहिए ध्यान रखना, बाई मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया बाई स्क्वायर माइनस 7, ठीक है ना। इधर मैंने अगर -3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, सॉरी ये बाई कॉमन ले लिया बाई -7 हो जाएगा, और इधर से यदि मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 को बाहर निकाल लूँगा, तो ये बाई प्लस माइनस लिया तो -7 बराबर 0। अब इस पूरी संख्या में क्या होगा, ये होगा कि मैं अगर बाई -7 एक साथ कर लूँ तो ये कितना बचाएगा बाई -3 बराबर 0। तो अब ध्यान रखना ये बाई -7 बराबर 0 रख ले एक बार, और बाई -3 बराबर 0 रख ले, तो एक तो बाई का मान आ गया 7, एक बाई का मान आ गया 3। तो अगर बाई का मान, ये ध्यान रखना बाई के दो मान होंगे 7 या 3, तो अगर ध्यान रखना दो संख्याओं के दो मान है तो एक मान दूसरी संख्या होगा, तो एक का 7 होगा एक का 3 होगा, तो तीसरी संख्या कौन सी होंगी, एक होगा 7 एक होगा 3। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक और तरीका है, क्योंकि ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी प्रैक्टिस करना है इनकी, हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो, पर एक बार प्रैक्टिस करना दोबारा समझ लेंगे इसको। एक तरीका और है, ये दो संख्या x प्लस वाई बराबर 10 है और x बाई बराबर कितना है 21, तो मैं क्या करूँगा इस संख्या का स्क्वायर कर दूंगा पूरी संख्या का, तो इसका इधर भी स्क्वायर करूँगा इधर भी स्क्वायर करूँगा, क्योंकि ध्यान रखना बराबर के दोनों साइड बराबर संख्या जोड़ने से, बराबर संख्या घटाने से, बराबर संख्या गुणा करने से, बराबर स्क्वायर करने से, बराबर क्यूब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बराबर के दोनों ओर, तो बराबर के दोनों ओर क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, तो बराबर के दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो गया x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर, उधर तो कितना होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मैं 100 कर सकता हूँ उसको डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको देख लो, इसको खोलूँगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस है ना, इसको खोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2x बाई बराबर कितना हो गया 100, ठीक है ना। अब 2x बाई का मान कितना है, x बाई का मान कितना हो गया 2x का कितना हो गया 2x बाई का मान, x बाई का मान कितना है यहाँ 21, तो ये हो गया 42,
तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 42 बराबर कितना होगा 100। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो इधर कर लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 42 इधर ले जाऊँगा तो कितना बचेगा 52। सही है क्या? हाँ नहीं 62, 100 माइनस कितना हो गया 42 कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 बच गया, और ये 68 58। ठीक है ना, 100 में से 42 चले गए तो 58 बचे। अब कोई संख्या जिनका स्क्वायर करने पर 58 आता है तो कौन सी संख्या होंगी? तो देख लो, एक 7 का स्क्वायर और एक 3 का स्क्वायर, तो 7 का कितना हो गया 49, 3 का कितना हो गया 9 बराबर 58। तो दो संख्या क्या होंगी 7 और 3। तो इस तरीके से भी इसके समाधान पहुंच सकते हैं, इस तरीके से आंसर पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ आपको इतना सोल्यूशन नहीं करना है, यहाँ तो आपको ये निकालना है कि क्या दोनों अकेला उत्तर देने के लिए तैयार है, दोनों उत्तर देने के लिए तैयार है, या अकेला अलग अलग उत्तर देने के लिए तैयार है। ध्यान रखना, जब भी दो अननोन संख्या है तो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन होंगी, जितनी अननोन संख्या उतना इक्वेशन होना चाहिए, जब जाके उसका आंसर निकल पाएगा। अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि एक S1 स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बन रहा था तो आंसर नहीं निकल पाएगा, S2 से एक बन रहा है तो भी नहीं निकल पाएगा, दोनों मिलाकर के दो इक्वेशन बनाएंगे इसलिए आंसर निकल पाएगा। तो दोनों को मिलाकर के हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। बाकी मैंने डिटेल करके दो तरीके से बता दिया, जो आपको ठीक लगे देख लेना। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे ना तो टफ नहीं लगेगी। शुरू में क्या है कि हो सकता है आपको टफ लगे अभी देखने में, लेकिन आप ऐसे सवालों को करो, क्योंकि आगे भी आएंगे आपको, जब आगे करेंगे आप सवाल तो आगे भी आपको मिलेंगे, तो वहाँ भी आपको काम आएंगे। देखो ये आ रहे हैं, ये कितने सवाल है, यही सब यही थे, इधर भी आ गया एक सवाल ये दिया। तो 5 से 6 क्वेश्चन के जो सवाल है वो इस तरीके के आएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, घबराएं नहीं, प्रैक्टिस करें। अब क्या करना है आपको, काम का काम क्या है कि ये ऐसे क्वेश्चन जितने भी 5 साल 6 साल के पेपरों में दिए गए सबको हल कर देना बस। कम से कम 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 को जब आप हल करोगे ना तो लास्ट में आप सही आंसर पे पहुँचाओगे, तो आपको इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मैंने आपको कुछ उसके सवाल कराए, इनको अब अप्लाई करना जरूर। मैं इनको और भी आगे करवाऊँगा, लेकिन पता नहीं मैं कल वीडियो बनाऊँ या परसों वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी तक आपको यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको और नए नए सवाल सीखने को मिलेंगे। तो घबराए नहीं, प्रैक्टिस करो बस, जितनी हो सके 1-1.5 घंटा आप ज़रूर दो CSET के लिए, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से प्रैक्टिस करो। और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।